गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। और इस वीडियो में मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाने वाली हूँ जो 100% बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है? एनडीसी। एनडीसी की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ये होता क्या है? एक तरह की एग्जीक्यूटिव बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो कि स्टैब्लिश हुई थी 1952 में। अपेक्स बॉडी है जो कि डिसीजन लेती है 5 ईयर प्लान्स के मैटर पर। और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है एनडीसी के। अब हम बात करते हैं कॉम्पोजिशन और मेंबर्स की। तो जो पीएम जो कि चेयरमैन है एनडीसी के, सभी स्टेट के सीएम, सभी यूनियन टेरिटरीज के एडमिनिस्ट्रेटर और प्लानिंग कमीशन के मेंबर, इन्हीं सबसे इनका कॉम्पोजिशन होता है एनडीसी का। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ एनडीसी, मतलब कि एनडीसी का फंक्शन क्या है। तो इनके फंक्शन क्या है? इंश्योर करना रैपिड और बैलेंस डेवलपमेंट सभी स्टेट का, प्रमोट करना इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को और प्रोवाइड करना प्लेटफॉर्म सभी स्टेट को ताकि डिस्कस कर सके प्रॉब्लम्स डेवलपमेंट से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं पॉस्को प्लांट की। तो उड़ीसा के विलेजर्स जो थे वो अगेंस्ट थे पॉस्को प्लांट के, क्योंकि जो ट्राइबल पीपल उड़ीसा में रहते थे उनको डिस्प्लेस होना पड़ता अपने होम और लिवलीहुड से। और दूसरा पॉइंट क्या है? इन्वायरमेंटलिस्ट को भी बहुत ही फियर था कि माइनिंग और इंडस्ट्री से उनका इन्वायरमेंट पोल्यूट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ लेफ्ट एंड व्हाट इज़ राइट। तो लेफ्ट और राइट होता क्या है? तो लेफ्ट रेफर करते हैं उन पीपल को जो कि पुअर के फेवर में थे और सपोर्ट करते थे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को, और ये फॉलो करते थे सोशलिज्म को और बिलीव करते थे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज में, और ये चाहते थे ओवरऑल इकोनॉमी जो है गवर्नमेंट के हाथ में रहे। अब राइट की बात करते तो राइट रेफर करते उन लोगों को जो कि बिलीव करते थे फ्री कंपटीशन में। वो चाहते थे कि गवर्नमेंट अननेसेसरी इंटरफेयर ना करे उनकी इकोनॉमी में, और राइट जो है वो फॉलो करते थे कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी को। अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ लिबरल कैपिटलिस्ट मॉडल एंड सोशलिस्ट मॉडल। तो लिबरल कैपिटलिस्ट मॉडल जो है ये फॉलो किया जाता है वेस्टर्न कंट्रीज़ के द्वारा, जहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट हुआ था प्राइवेटाइजेशन का और ओवरऑल इकोनॉमी जो थी मार्केट के हैंड में थी। और सोशलिस्ट मॉडल में ओवरऑल इकोनॉमी जो है हैंड ऑफ गवर्नमेंट में होती है, और गवर्नमेंट जो कि एंटायर सोसाइटी के लिए वेलफेयर स्टेप उठाती है। अब हम बात करते हैं कि इंडिया ने कौन से मॉडल को अडॉप्ट किया। तो इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल को अडॉप्ट किया था। अब हम बात करते हैं बॉम्बे प्लान की। तो बॉम्बे प्लान था क्या? 1944 में बड़े बड़े इंडस्ट्री साथ में आके एक प्रपोजल को ड्राफ्ट करते हैं प्लांट इकोनॉमी के लिए। अब हम बात करते हैं प्लानिंग कमीशन की। तो प्लानिंग कमीशन जो है वो सेटअप हुआ था, इस्टेब्लिश हुआ था 1950 में, और जो प्राइम मिनिस्टर जो थे वो चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन के। और 2014 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया था नीति आयोग से। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब इस चैप्टर में 3 5 ईयर प्लान है, तो हम तीनों ही पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला है फर्स्ट 5 ईयर प्लान, जो कि स्टार्ट हुआ था 1951 में और ख़त्म हुआ था 1956 में। के.एन. राज जो कि प्लानर थे, और फोकस किया गया था एग्रीकल्चर पे, लैंड रिफॉर्म पे, पॉवर्टी पे, और बेसिक एम यही था नेशनल इनकम को बढ़ाना है। तो वो इन्वेस्ट करते डैम्स और इरिगेशन में ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर इम्प्रूव हो सके, और बड़े बड़े डैम्स भी बनाए गए थे। अब हम बात करते हैं सेकेंड 5 ईयर प्लान की, जो कि स्टार्ट हुआ था 1956 में। पीसी महालनोबिस जो कि इकोनॉमिस्ट थे, ये फोकस करते इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी उन्होंने डेवलप किया इलेक्ट्रिसिटी, रेलवेज, स्टील, मशीनरी एंड कम्युनिकेशन, और इन सबको ग्लोबल मार्केट से खरीदने के लिए उन्हें बहुत ही फॉरेन एक्सचेंज स्पेंड करना पड़ गया था। और जो इंडियन प्लानर्स थे वो जो है फोकस कर रहे थे इंडस्ट्रीज़ पे, एग्रीकल्चर पे बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहे थे, इसलिए उनको सफ़र करना पड़ गया था फूड स्कैरसिटी से, और इनको इंपोर्ट करना पड़ गया था ग्रेन्स को यूएसए एंड यूएसएसआर से। अब हम बात करते हैं थर्ड 5 ईयर प्लान की, जो कि स्टार्ट हुआ था 1961 में, और ये बिल्कुल सेकंड 5 ईयर प्लान की ही तरह था। इंडियन प्लानर फोकस कर रहे थे इंडस्ट्रीज़ पे, ना कि एग्रीकल्चर पे। अब हम बात करते हैं डिसेंट्रलाइज प्लानिंग। तो जब स्टेट्स प्लानिंग बनाती है खुद के लिए, उसको डिसेंट्रलाइज प्लानिंग कहते हैं। जैसे कि केरला मॉडल, ये फोकस करती है एजुकेशन, हेल्थ, लैंड रिफॉर्म्स, इफेक्टिव फूड डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉवर्टी एलिविएशन पे। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर वर्सेज इंडस्ट्री। तो जो जे.सी. कुमारप्पा जो थे वो गांधीयन इकोनॉमी
इकोनॉमिस्ट थे और वो फोकस करते थे रूरल के इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। ऐसे ही चौधरी चरण सिंह भी जो है एग्रीकल्चर पे फोकस करते थे और स्टेट गवर्नमेंट ने लॉज बनाए लैंड रिफॉर्म के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए रिसोर्सेज को पुअर्स के बीच में। और उन्होंने जो है कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम को भी प्रपोज किया, पर इतना गवर्नमेंट ने खर्चा किया बिल्कुल फिर भी जो है जो पॉवर्टी थी वो ख़त्म नहीं हुई थी। अब हम बात करते हैं पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर की, जो कि ये दोनों जो क्रिटिसाइज़ करते थे मिक्स्ड इकनॉमी को, और मिक्स्ड इकनॉमी जो थी वो लेफ़्ट और राइट के द्वारा भी क्रिटिसाइज़ हो रही थी। क्रिटिक्स का कहना ये था कि प्राइवेट सेक्टर को इनफ स्पेस और स्टिमुलस नहीं मिल रहा डेवलप करने के लिए, उनको इंस्टॉल करने पड़ रहे लाइसेंस और परमिट्स को इन्वेस्टमेंट के लिए, और मतलब मार्केट में बिल्कुल कॉम्पिटिशन ही नहीं है, इसलिए जो गुड्स के प्राइजेस भी हाई है और ग्रेन्स बेड क्वालिटी में लोगों को प्रोवाइड की जा रही है। अब हम बात करते हैं मेजर आउटकम्स की। तो फाउंडेशन तो वो मेगा डैम जैसे कि भाखड़ा नंगल डैम, हीराकुंड डैम इरिगेशन और पावर जनरेशन के लिए कंस्ट्रक्टेड किया जा रहा था, और हैवी इंडस्ट्रीज जैसे कि स्टील प्लांट्स, ऑयल रिफाइनरीज, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, डिफेंस प्रोडक्शन भी स्टार्ट की जा रही थी, और इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन को इम्प्रूव किया जा रहा था। मेजर आउटकम का नेगेटिव इफेक्ट क्या था कि रिच जो है और रिच होता जा रहा था और पुअर और भी पुअर बनता जा रहा था। अब हम बात करते हैं विश टू लैंड रिफॉर्म डन आफ्टर फ्री इंडिया। जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया था तो कौन से 2 लैंड रिफॉर्म किए गए थे? तो सबसे पहले जमींदारी सिस्टम को हटा दिया गया था, और दूसरा कंसोलिडेशन ऑफ लैंड, जो भी छोटे छोटे स्मॉल पीसेस ऑफ लैंड थे उनको मिला के एक कर दिया था। अब हम बात करते हैं फूड क्राइसिस की। तो फूड क्राइसिस स्टार्ट हुआ था 1960 में और जोनिंग की गई थी। जोनिंग में क्या हुआ था, जो हम स्टेट टू स्टेट ट्रेड करते थे फूड का वो बिल्कुल मना कर दिया था, क्योंकि खुद के लिए खाने के लिए नहीं था तो दूसरे स्टेट्स को क्या देते। इसलिए ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, ये इंट्रोड्यूस हुआ टू ब्रिंग रिवोल्यूशनरी चेंजेस लाने के लिए एग्रीकल्चर में। इसके पॉजिटिव इफेक्ट भी थे, नेगेटिव इफेक्ट भी थे। पॉजिटिव इफेक्ट क्या था, डिपेंडेंसी अपॉन यूएसए बिकम लेस। पहले जो है हम ग्रेन्स के लिए जो है यूएसए और यूएसएसआर पे डिपेंड रहते थे, पर अब जो है वो कम हो गया था, और वीट्स जो है वो 3 गुना जो है उसका प्रोडक्शन बढ़ गया था, और गवर्नमेंट जो है वो ऑफर कर रही थी HYV सीड्स को, फर्टिलाइजर्स को, पेस्टिसाइड्स को और इरिगेशन को हाईली सब्सिडीज प्राइजेस में, और गवर्नमेंट जो है वो फैसिलिटीज़ दे रही थी डेवलप्ड फार्मर्स को, और अब जो है हम फूड को एक्सपोर्ट करने लगे थे। अब नेगेटिव इफेक्ट क्या था, इफेक्ट जो था लिमिटेड था, पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी में ही तक सीमित थी ग्रीन रिवोल्यूशन, और हाई प्रोडक्शन की वजह से फर्टिलिटी डिक्रीज हो गई थी सॉइल की, और इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ आने लग गई थी कि रिच और रिच होता जा रहा था, पुअर और भी पुअर, और इमरजेंस होने लगा था मिडिल क्लास फार्मर्स का, वो एक्सप्लॉइट करने लगे थे फार्मर्स को। अब हम बात करते हैं वाइट रिवोल्यूशन की। तो हमने ग्रीन रिवोल्यूशन पढ़ा जो कि फोकस करता है एग्रीकल्चर पे, और वाइट रिवोल्यूशन रिलेट करता है मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट से। तो जो मिल्क मैन ऑफ इंडिया जो है वर्गीस कुरियन को कहा जा रहा था, और 1970 में वाइट रिवोल्यूशन को जो है ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जा रहा था। इसके भी पॉजिटिव इफेक्ट्स से, जैसे कि रूरल जो इनकम थी वो भी बढ़ गई थी, रूरल में एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया था, वुमेन पार्टिसिपेट कर रही थी और एक्सपोर्ट कर रहे थे हम मिल्क प्रोडक्ट को। तो चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो वो मेरे इंस्टाग्राम ID पर अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।